हेलो एस्पिरेंट्स, आज से हम उड़ान की स्टैटिक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों ने चाहे कोई भी स्टडी मटेरियल पढ़ा हो, कोचिंग किया हो या ना किया हो, आपको उड़ान के स्टैटिक कंसेप्ट, जैसे आज हम इकॉनमी से स्टार्ट कर रहे हैं तो इकॉनमी का आपको हर एक स्टैटिक कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा। आपको कोई भी बुक अमेजिंग या अदर कोई भी बल्कि बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस डॉक्यूमेंट में हर नेसेसरी डिटेल दी गई है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है। हम उन सारी चीज़ों को, सभी कंसेप्ट को बारीकी से देखेंगे और इस वीडियो का जो क्रेडिट है वो ओनली IAS की टीम को जाता है, जिन्होंने इतना रिसर्च करके इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड एक डॉक्यूमेंट बनाया जो हमारे लिए इतना हेल्पफुल है। चलो देखते हैं कि इकॉनमी में हम क्या क्या पढ़ेंगे। उससे पहले सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। हम सभी सब्जेक्ट्स की स्टैटिक और करंट से रिलेटेड वीडियो लाएंगे इस चैनल पे। फ्री ऑफ कास्ट होगा, कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी। जिन लोगों ने कोचिंग नहीं भी ली है उनको भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, किसी और चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं। इसी चैनल पे आपको स्टैटिक और करंट पूरा UPSC प्री के लिए मिलेगा। फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स। इससे UPSC कम ही पूछता है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। देन नेक्स्ट चैप्टर सेकंड इज नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग एंड थर्ड चैप्टर रिलेटेड टू मनी एंड बैंकिंग। फोर्थ मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन। फिफ्थ गवर्नमेंट बजटिंग एंड फिस्कल पॉलिसी। मनी एंड बैंकिंग से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट बजटिंग एंड फिस्कल पॉलिसी, ये सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइनेंशियल इन्वायरमेंट 7 यूनिट। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन इकॉनमी एंड एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल अराउंड 15 क्वेश्चन जो होते हैं इकॉनमी से डायरेक्टली आते हैं। इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक आध क्वेश्चन जहाँ से भी बन जाता है। LPG रिफॉर्म एंड सर्विसेज सेक्टर, ह्यूमन कैपिटल, अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल एंड पॉवर्टी, इनसे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स होती हैं न्यूज़ में, उनसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कुछ जो रेलिवेंट होंगे आपके UPSC के लिए, सिर्फ वही चीज़ें हम देखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक का आपको पता ही होगा डिफरेंस क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक दैट स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एजेंट्स सच एज हाउसहोल्ड्स, फर्म्स एंड इंडिविजुअल एंड हाउ दे मेक डिसीजन टू एलोकेट लिमिटेड रिसोर्स। आपको पता है कि इकॉनमी में हम लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे एफिशिएंट वे में यूटिलाइज करें, उसी की स्टडी की जाती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक जो होती है वो इंडिविजुअल एजेंट लाइक हाउस होल्ड, फर्म्स और इंडिविजुअल की स्टडी करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक उसको लार्ज स्केल पे स्टडी किया जाता है। तो इकॉनमी में मेन दो चीज़ें होती हैं, सप्लाई और डिमांड। डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे इकॉनमी रन करता है। तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड डिमांड एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज आपको पता ही है, जैसे रिसोर्सेज लैंड, लेबर और कैपिटल, दीज आर लिमिटेड। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हम इन्हें अनलिमिटेड वे में यूटिलाइज नहीं कर सकते, हमें सस्टेनेबल वे को अप्लाई करना होगा। ठीक है, limited in supply and cannot fulfill the human need and desire. The scarcity is fundamental to economy and is required that choices made to priority how resources are allocated. तो हमें priority बनानी पड़ती है कि हम resources को कैसे utilize करें, तो उसी के लिए इकॉनमी है। थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड डिमांड, डिमांड्स जो है वो चाहते तो अनलिमिटेड होती हैं, तो उसी को हमें डिसाइड करना है इकॉनमी में कि कौन सी प्रायोरिटी है, किसको यूटिलाइज करना है एफिशिएंट वे में, कैसे पोटेंशियल। अब जितना लैंड है, लैंड तो उतना ही रहेगा, हमें उसमें अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो वो हम उसको कैसे यूटिलाइज करें कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए एफिशिएंट वे में। देन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि अगर आप एक चीज़ को कर रहे हो उसके लिए आप क्या खो रहे हो, कुछ पाने के लिए जैसे कुछ खोना पड़ता है। जैसे आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी के लिए आपको नींद खोनी पड़ेगी, तो जो स्लीप होगी वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। अपॉर्चुनिटी का रेफर टू वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज फॉरगेटन व्हेन अ चॉइस इज मेड। मतलब जब आप एक चॉइस बनाते हो किसी भी चीज़ की तो आप उसके लिए क्या एक जो बेस्ट अल्टरनेटिव उसको खोते हो, वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द बेनिफिट लॉस्ट बाय चूजिंग वन ऑप्शन ओवर अनदर। जब आप एक ऑप्शन को दूसरे ऑप्शन पे चुनते हो तो उसमें क्या आपको लॉस है, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इफ अ फैक्ट्री चूज द प्रोडक्ट कार्स इंस्टेड ऑफ बाईसाइकिल, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रेवेन्यू इट कुड हैव अर्न फ्रॉम सेलिंग बाईसाइकिल। अगर कोई फैक्ट्री कार बनाती है साइकिल बनाने के बजाय तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। अगर वो साइकिल बनाती तो जो उसको बेनिफिट होना था वो उसको नहीं होगा, अब उसको बेनिफिट कार बनाने से होगा। दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। जैसे 2018 में क्वेश्चन आया था, इफ़ अ कम्युनिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू पब्लिक बाय द गवर्नमेंट then the opportunity cost is transfer from consumer of the product to the tax paying public। अगर गवर्नमेंट किसी को फ्री में कोई चीज़ देती है, फॉर एग्जांपल फ्री में राशन बांट रही है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट कौन बियर करता है, जिनको लोगों को मुफ्त में मिल रहा है उनसे वो ट्रांसफ़र होकर टैक्स पेइंग इंडिविजुअल पे जाता है। सिंपल सा था, अगर आप कॉमन सेंस भी लगाते आपको अपॉर्चुनिटी कास्ट ना भी पता तब भी आप इसका आंसर कर सकते थे। नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें एक मार्केट इकॉनमी आ जाता है हमारे पास, कमांड इकॉनमी एंड मिक्स्ड इकॉनमी। मार्केट इकॉनमी का आपको पता ही है, इसमें मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं कि कौन सी प्राइस कैसे होगी। इन मार्केट इकॉनमी प्राइस एंड प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस। जो सप्लाई और डिमांड फोर्सेस होंगी, जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी उसका ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएगा, जिस चीज़ की सप्लाई कम होगी, पीछे से सप्लाई कम आ रही है डिमांड ज़्यादा तो उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर इसमें जो मार्केट इकॉनमी होती है उसका मेजर रोल होता है, और प्राइवेट सेक्टर का आपको पता ही है मेन उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, और सर्विस अच्छी सर्विस देता है, प्रॉफिट उसका मोटिव होता है। प्राइवेट सेक्टर प्राइमरी ड्राइव इकोनॉमिक एक्टिविटी विद मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन मिनिमल होती है। एग्जाम्पल, इन मार्केट इवन इकॉनमी द प्राइस ऑफ ब्रेड डिपेंड अपॉन कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोडक्ट सप्लाई। तो प्राइस किस पे डिपेंड करेगा, उसकी डिमांड और सप्लाई पे। देन कमांड इकॉनमी, कमांड इकॉनमी में क्या होगा, गवर्नमेंट का डायरेक्ट रोल होगा। गवर्नमेंट डायरेक्ट मोस्ट इकोनॉमिक डिसीजन इंक्लूडिंग व्हाट गुड टू प्रोड्यूस, क्या आप प्रोड्यूस करोगे, हाउ टू प्रोड्यूस दैम एंड हु विल रिसीव दैम। तो उसमें गवर्नमेंट का रोल होता है। मार्केट इकॉनमी की एग्जांपल हम यूएसए दे सकते हैं, आजकल तो हर जगह पे मार्केट इकॉनमी चल रहा है। तो कमांड इकॉनमी की डिमांड हम यूएसएसआर, चाइना जो पीछे था बिफोर 2000, तो उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। तो गवर्नमेंट में चूज टू एलोकेट रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस एसेंशियल गुड लाइक फूड एंड हेल्थ केयर ओवर लग्जरी आइटम्स। देन मिक्स्ड इकॉनमी की एग्जांपल इंडिया है, जिसमें दोनों का रोल होगा, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। ब्लेंडिंग फीचर ऑफ मार्केट एंड कमांड इकॉनमी दोनों का मिक्स होगा। ठीक है, बोथ द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन। देन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये आपको यूपीएससी में से रिलेटेड चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, तो इसलिए हम इसको भी नहीं देखेंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड हम देख लेते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट ऑल थिंग आर बीइंग इक्वल, अगर हर चीज़ को बराबर रखा जाए, एंड द प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज आर इंक्रीज्ड, अगर प्राइस गुड और सर्विसेज का इंक्रीज हो जाए, कंज्यूमर डिमांड फॉर दैट गुड और सर्विसेज विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। अगर किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, नेचुरली उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। अगर उसका प्राइस डिक्रीज होगा तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर टमाटो 200 रुपीज़ के जी हो जाए तो सब उसकी डिमांड टमाटो की डिक्रीज हो जाए। वही टमाटो 20 रुपीज़ के जी में मिलेगा तो लोग 2-2, 5-5, 10-10 किलो लेंगे। सिंपल है।
नाउ टाइप ऑफ गुड्स इज इम्पॉर्टेंट। इन्फीरियर गुड, टाइप ऑफ गुड में हम देखेंगे इन्फीरियर गुड एंड गिवन गुड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन्फीरियर और गिवन गुड, वो देखेंगे हम। इन्फीरियर गुड, इन इट इज़ एन इकोनॉमिक टर्म दैट डिस्क्राइब अ गुड हुज डिमांड ड्रॉप व्हेन दी पीपल्स इनकम राइज। जब इन्फीरियर गुड उस गुड को कहा जाता है जिसकी डिमांड आपकी इनकम इंक्रीज होने पे घट जाती है। दिस गुड फॉल आउट ऑफ फेवर एज इनकम एंड द इकोनॉमी इम्प्रूव एज कंज्यूमर बीइंग बाइंग मोर कॉस्टली सब्स्टिट्यूट इंस्टेड। लोग उसके बजाय क्या, अगर फॉर एग्जांपल आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है तो इसका मीनिंग ये नहीं होगा कि आप सस्ती चीज़ें ज़्यादा लेना शुरू कर दोगे, आप इंस्टेड उसका एक बेटर अल्टरनेटिव ढूंढोगे। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, चीप सीरियल एंड फूड आइटम ग्रेन लाइक राइस इन्फीरियर गुड विल बी रिप्लेस्ड बाय बेटर क्वालिटी फूड आइटम लाइक एग्स मिल्क व्हेन इनकम राइज। जब इनकम राइज होगी आप प्रोटीन शेक लेंगे, अदरवाइज और चीज़ें लेंगे, तो जो भी चीप सीरियल और फूड ग्रेन होंगे राइस, आप ये नहीं होगा कि उसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर देंगे, आप उसको रिप्लेस करेंगे उससे जो बेटर प्रोडक्ट होंगे। तो दैट इज़ इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड को आपको एक ही लाइन याद रखनी है कि इसकी डिमांड इनकम इंक्रीज होने से बढ़ती नहीं है। देन गिवन गुड, गिवन गुड इज़ अ लो इनकम non-luxury product that defies standard economy and consumer demand theory। तो जो भी कंज्यूमर डिमांड थ्योरी है हमारी, उसको गिवन गुड फॉलो नहीं करते हैं। ये लो इनकम नॉन लग्जरी प्रोडक्ट है। डिमांड फॉर गिवन गुड, जो गिवन गुड की डिमांड है राइजेज व्हेन द प्राइसेस राइजेज। बोलता है जैसे हमने इन्फीरियर गुड में देखा कि डिमांड जो होती है वो ड्रॉप हो जाती है इनकम राइज होने से, बट गिवन गुड में क्या होता है, डिमांड फॉर गिवन गुड राइजेज एज द प्राइसेस राइजेज एंड फॉल व्हेन द प्राइसेस फॉल। और जब प्राइसेस फॉल होते हैं तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। दिस रिजल्ट इन अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड का कंट्ररी टू फंडामेंटल लॉ। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेज people cannot shift out of rice but rather eat only rice instead of other vegetables। बोलता है जब चावल की कीमत बढ़ जाएगी तो ऐसा नहीं होगा कि लोग चावल खाना छोड़ देंगे, लोग क्या करेंगे, सब्जियां कम कर देंगे अपने इनटेक में, वेजिटेबल्स कम कर देंगे और प्रोटीन कम कर देंगे, बट वो चावल खाएंगे। ठीक है, तो ये अपोजिट चलते हैं, हमारे डिमांड के लॉ के अंगेंस्ट चलते हैं। Example of given goods can include bread, rice, and wheat. These goods are commonly essential with few near dimensional substitute at the same price level। क्योंकि इनका कोई हमारे पास सब्सिट्यूट नहीं होता तो इसलिए ये उस लॉ को फॉलो नहीं करते। अब नाउ व्हाट इज सब्सिट्यूट गुड? सब्सिट्यूट गुड इज पेयर ऑफ competing good which in the opinion of buyer can replace each other। For example, if tea is costly, buyer can drink coffee। टी एंड कॉफ़ी बोथ आर सब्सिट्यूट गुड। अगर टी महंगी हो जाती है लोग कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट होंगे, कॉफ़ी महंगी हो जाएगी टी की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दीज आर पेयर ऑफ गुड दैट आर इंडिपेंडेंट आर कंपैटिबल, इंटरडिपेंडेंट आर कंपैटिबल। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड जैम, टी एंड शुगर, पेन एंड रिफिल, पेन एंड इंक। तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कार एंड पेट्रोल, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ में चलेंगी। सब्स्टिट्यूट गुड में लोग रिप्लेस कर देते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड में आपको रिप्लेस करना मुश्किल होता है। नाउ वेवलेन इफेक्ट, व्हाट इज वेवलेन इफेक्ट? कॉन्स्पिशियस कंजप्शन ऑफ लग्जरी गुड। जब आप क्या करेंगे, लग्जरी गुड्स पे पैसा खर्च करेंगे। इट मीन्स स्पेंडिंग मनी ऑन लग्जरी गुड एंड सब्सिडी टू डिस्प्ले फाइनेंशियल पावर। शो ऑफ करने के लिए लोग कई बार रोलेक्स की घड़ियाँ खरीद लेते हैं, आईफोन खरीदेंगे, दैट इज़ वेवलेन इफेक्ट। डिमांड फॉर वेवलेन गुड की डिमांड इंक्रीज हो जाती है जैसे उनका प्राइस इंक्रीज होता है, क्योंकि वो स्टेटस के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल रोलेक्स वॉच और
रोल्स रॉयस कार होगी, इज़ डिज़ायरेबल बिकॉज ऑफ देयर हाई प्राइसेस एसोसिएटेड विद स्टेटस सिंबल। हम जिन चीज़ों को अपने स्टेटस के साथ अटैच करते हैं दोज आर वेल एंड गुड। उनकी प्राइस, इनके डायमंड हो गया, डायमंड का प्राइस इंक्रीज होने से उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ शिफ्ट इन डिमांड कर्व्स ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉ ऑफ सप्लाई, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की सप्लाई कम होगी, अगर बाकी चीज़ें सेम रहेगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो गई। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट अदर थिंग बीइंग इक्वल एट द प्राइस ऑफ गुड आर सर्विसेज इंक्रीज द क्वांटिटी सप्लाइड फॉर दैट गुड आर सर्विसेज आल्सो इंक्रीज। बोलता अगर किसी चीज़ का प्राइस या गुड का सर्विसेज इंक्रीज होगा तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज होगी, क्योंकि प्रोड्यूसर उसी चीज़ को ज़्यादा बनाएगा ना जिसका प्राइस ज़्यादा मिल रहा है। तो जिस चीज़ का मार्केट में प्राइस नहीं होगा तो वो उसकी सप्लाई भी ज़्यादा नहीं होगी। जैसे उसका प्राइस बढ़ता जाएगा, क्वांटिटी की डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, कॉस्ट इन प्रोडक्शन। कॉस्ट इन प्रोडक्शन में हम देख लेते हैं, हमारे पास दो किस्म की कॉस्ट है, एक है शॉर्ट रन कास्ट, एक है लॉन्ग रन कास्ट। शॉर्ट रन कास्ट कंप्राइजेस बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कास्ट विद लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल हमारे पास हो जाती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लैंड है वो एक किस्म की फिक्स्ड कैपिटल है। तो शॉर्ट रन कास्ट में दोनों चीज़ें होंगी, जो वेरिएबल और फिक्स्ड कास्ट आएगी। वेरिएबल मतलब जिन चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड में जो लैंड हमारी सेम रहेगी। लॉन्ग रन कास्ट में ऑल कास्ट आर वेरिएबल allowing for economy of scale which produce per unit cost as producing gross। बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशो? इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशो मेजर द एडिशनल कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट रिफ्लेक्टिंग कैपिटल एफिशिएंसी। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट कहता है कि आपको एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने के लिए कितनी कास्ट बियर करनी पड़ती है, उससे हमें पता चलता है हमारी कैपिटल की एफिशिएंसी कितनी है। अगर हमें एक यूनिट प्रोड्यूस, एडिशनल एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमारी कैपिटल की कॉस्ट काफ़ी आती है, हमारी कॉस्ट काफ़ी आती है, तो इसका मीन हमारी इकॉनमी जो है वो एफिशिएंट नहीं है। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट हाई होने का मतलब इनएफिशिएंसी। फॉर एग्जाम्पल इसका सिग्निफिकेंस देखें, अ लोअर इंक्रीमेंटल कॉस्ट इंडिकेट हाई एफिशिएंसी मीनिंग लेस कैपिटल इज नीडेड फॉर ग्रोथ। के लिए हमें लेस कैपिटल मीन आप लेस लैंड पे मोर प्रोडक्टिविटी, मोर आपके पास प्रोडक्शन हो रही, मीन आपकी इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो क्या है, लो है, मीन आपकी इकॉनमी अच्छी है। इट इज़ क्रिटिकल फैक्टर फॉर प्लानिंग। जैसे इंडिया में देखें, हाई ICOR ऑफ इंडिया आईकॉर लीड टू हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ। इंडिया में हमें पर यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हायर हमारी कैपिटल आउटपुट है, जबकि चाइना जो है वो लो ICOR है, तो इसलिए चाइना की चीज़ें सस्ती होती हैं। फ्रॉम एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन एंड हाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वायरमेंट। वैसे ही USA ने मॉडरेट आईकॉर किया हुआ, बैलेंसिंग एडवांस टेक्नोलॉजी विद हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया में पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, आईकॉर क्या है, लो है, हाई है। हाई होने से हमारी इकॉनमी को आईकॉर क्या बनाता है, इनएफिशिएंट बनाता है। नाउ अदर टाइप ऑफ कंपटीशन, इंपॉर्टेंट आपके लिए, मोनोपोली। अ सिंगल सेलर विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट कंट्रोल द मार्केट इन्फ्लुएंसिंग द प्राइस एंड क्वांटिटी। जब एक ही सेलर होगा मार्केट में तो लोगों के पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा, तो वह अपनी मर्जी से प्राइसेस डिसाइड करेगा, तो उसकी क्या बोलेंगे, उसकी मोनोपोली हो गई है। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होगा, ओलिगोपोली में फ्यू लार्ज फर्म डोमिनेट लीडिंग एंड इंटर डिपेंडेंट प्राइस एंड पोटेंशियल कोलूजन। तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ ही डोमिनेट होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल जियो और एयरटेल ही हैं। अगर जियो और सिर्फ एयरटेल ही होंगे तो उनकी
ओलिगोपोली हो जाएगी, तो फिर वो अपनी मर्जी से प्राइसेस डिसाइड करते रहेंगे। देन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मैनी फर्म सेल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट अलोइंग देम टू सेट प्राइसेस टू सम एक्सटेंट। बहुत सारी फर्म्स है, सब अपना अलग अलग चीज़ें बेच रही हैं, तो उनके पास क्या होगा, चॉइस होगी अपने प्राइसेस को कुछ एक्सटेंट तक डिसाइड करने की, तो उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इस चैप्टर में हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट था। नाउ नेशनल अकाउंटिंग इनकम, नेशनल अकाउंटिंग इनकम से जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा हम उन चीज़ों को देखेंगे इस चैप्टर में। देखते हैं, तो बेसिक ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर में इकोनॉमिक प्लेयर्स, इकोनॉमिक प्लेयर कौन से होते हैं, फर्म। फर्म क्या होती है, कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, ठीक है, जो फैक्ट्री लगाता है, इकोनॉमी को चलाता है, वो फर्म होती है। तो गवर्नमेंट क्या है, जो हमारी लॉज बनाती हैं, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी गवर्नमेंट हो जाती है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या हो गया, जो भी पब्लिक है, जो फर्म से चीज़ें खरीद रही है, ठीक है, कंज्यूमर है, वो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर हो गया। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, फाइनल गुड। फाइनल गुड क्या होगा, फाइनल गुड एंड प्रोडक्ट मीन meant for ultimate consumption and do not undergo further transformation in economic process। जिनको इकोनॉमिक प्रोसेस में फर्दर हमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी, एग्जाम्पल फूड, टी लीव्स, क्लॉथिंग एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। फाइनल गुड कैन बी डिवाइडेड इनटू कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड। इसमें एक तो आ जाएगा हमारे पास कंजम्पशन गुड, दूसरा होगा कैपिटल गुड। कंजम्पशन गुड क्या होंगे, जिनको हम डायरेक्टली कंज्यूम करें, और कैपिटल गुड होंगे ड्यूरेबल गुड यूज्ड इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में हमारे यूटिलाइज हो रहे हैं, दोज आर कैपिटल गुड्स। नाउ इंटरमीडिएट गुड क्या होंगे, जो कि प्रोड्यूसर, इंटरमीडिएट गुड आर प्रोडक्ट यूज बाय प्रोड्यूसर एज इनपुट इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी। अदर कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में जो हमारे यूटिलाइज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आटे का यूज़ हो रहा है किसी चीज़ को बनाने के लिए, दैट आटा इज़ इंटरमीडिएट गुड फॉर दैट थिंग। जैसे इसने एग्जांपल दिया है, शीट स्टील यूज्ड फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल एंड कॉपर यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल। तो कॉपर और स्टील जो होंगे वो जहाँ पे क्या होंगे, इंटरमीडिएट होंगे। बोलता है रोल ऑफ मनी, मनी का क्या रोल है, मनी इज यूज्ड एज ए कॉमन मेजरिंग रॉड टू क्वान्टिफाई द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इकॉनमी। तो मनी ही एक तरीका जिससे हम मेज़र करेंगे कि हमारी उसकी वैल्यू क्या है, चीज़ों की जो हमने प्रोड्यूस की हैं, जो फाइनल गुड और सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टॉक एंड फ्लो। व्हाट इज स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टॉक्स आर एसेट आर गुड्स एग्जिस्टिंग एट स्पेसिफिक पॉइंट। जो स्पेसिफिक पॉइंट पे चीज़ें होती हैं, तो स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, तो उसको स्टॉक बोला जाता है। वाइल फ्लो रिप्रेजेंट क्वांटिटी ओवर अ पीरियड है, किसी पीरियड में अगर हम चीज़ों को देखेंगे, दैट इज़ फ्लो। फॉर एग्जांपल कैपिटल गुड जितने भी होंगे, मशीनरी और स्टॉक, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास अभी कितनी मशीनरी है फैक्ट्री में, तो कोई बता सकता है कि स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास कितनी मशीनरी थी, तो मेरे पास मशीनरी का कितना स्टॉक है ये बोलेंगे। तो सो कैपिटल गुड मशीनरी क्या है, स्टॉक है। वाइल चेंजेस इन कैपिटल गुड ओवर टाइम आर फ्लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक साल में कितनी मशीनरी खरीदी हैं, वो अभी मुझे कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं बता सकता। अगर मैं बोलूँ कि आज 2025 में मेरे पास कितनी मशीनरी फ्लो में कितनी होगी, जब तक 2025 कंप्लीट नहीं होगा तो एक फ्लो के अंदर हमें चीज़ें देखनी होगी, दैट इज़ फ्लो। तो फ्लो को एक ओवर ए पीरियड देखा जाता है, स्टॉक को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, इसका डिफरेंस पूछा जा सकता है। नाउ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, रेफर टू एग्रीगेट ऑफ ग्रॉस एडिशन टू फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में आपने कितना एडिशन किया प्लस चेंजेस इन स्टॉक ड्यूरिंग दैट काउंटिंग पीरियड। उसमें ग्रॉस जब भी आता है तो हम उसमें देख लेंगे टोटल एडिशन कितना हुआ है, उसमें से चेंजेस कितना हुआ स्टॉक में उस पीरियड में, वो देख लेंगे। नाउ फिजिकल कैपिटल। व्हाट इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल रेफर टू टेंजिबल मैन मेड एसेट
दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। टेंजिबल वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इंक्लूड टूल्स, मशीनरी, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल दैट प्ले अ पाइवेटर रोल इन एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी में चीज़ें इस्तेमाल होती। फॉर एग्जाम्पल द सब्सटीट्यूशन ऑफ स्टील फॉर वुडन प्लो इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल अगमेंटिंग टेक्नोलॉजी प्रोसेस। अगमेंटिंग होता है जब हमने उसमें इम्प्रूवमेंट कर दिया है, कुछ उसमें एडवांसमेंट किया है। फॉर एग्जाम्पल पहले लकड़ी की हल होती थी, प्लो होती थी, अब कौन सी आ गई, अब स्टील की आ गई। तो स्टील ने उसमें कैपिटल अगमेंटेशन किया है, एक टेक्नोलॉजी का उसमें इस्तेमाल हुआ। तो फिजिकल कैपिटल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ईच हैविंग डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉट टाइप ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होगा? फिक्स्ड कैपिटल उस चीज़ को बोलते हैं जिसे हम रेपिटेडली यूज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में ओवर अ लॉन्ग टाइम। फॉर एग्जाम्पल मशीन्स, टूल्स, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, कंप्यूटर, दीज आर नॉट कंज्यूम्ड आर एग्जॉस्टेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन बट प्रोवाइड अ लॉन्ग टर्म वैल्यू। हम एक बार मशीन लेंगे तो रोज़ रोज़ खोटे लेंगे, टूल्स होंगे, बिल्डिंग होगी, व्हीकल्स हो गए, कंप्यूटर हो गए, तो वही चलते रहेंगे लॉन्ग रन में, मीन जिनको हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस्तेमाल करते हैं, दोज आर फिक्स्ड कैपिटल। नो वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में वो चीज़ें होंगी जो हमारी यूटिलाइज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड, फ्यूल, इंटरमीडिएट गुड, दीज आर वर्किंग कैपिटल। नाउ इनटेंजिबल कैपिटल से क्वेश्चन आया 2023 में। इनटेंजिबल के कौन सी चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते? फॉर एग्जाम्पल पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, जितने भी हमारे पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, कॉपीराइट है, ह्यूमन कैपिटल, दीज आर इंटेंजिबल गुड। इंटेंजिबल गुड्स आर नॉट फिजिकल इन नेचर, वो फिजिकल नहीं है टेंजिबल की तरह, उनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, बट दे कैन जनरेट वैल्यू फॉर बिजनेस बाय एनहेंसिंग इट्स रेपुटेशन, इनोवेशन एंड कस्टमर लॉयल्टी। फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रांड है, उसकी रेपुटेशन है, उस तो लोगों को उस पर ट्रस्ट होगा, तो लोग उस ब्रांड को ज़्यादा उसकी डिमांड होगी। नो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर made by business, government and household on acquiring or producing new capital asset within a specific period। आपने स्पेसिफिक पीरियड में किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, न्यू कैपिटल या एसेट बनाने के लिए कितना इन्वेस्ट किया, दैट इज़ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? बिजनेस, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड भी कर सकता है, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एनकम्पसेस कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आप इन्वेस्टमेंट किस पे करोगे? मशीनरी पे करो, बिल्डिंग में, रोड में, ब्रिजेस में, एक इकॉनमी में। विद इन एन इकॉनमी फाइनल आउटपुट इंडिकेटिंग कमिटमेंट फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। जब भी इन्वेस्टमेंट करोगे उससे क्या होता है? डेवलपमेंट होती है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री विल नेसेसरली हैव टू अकर इफ देयर इज ए कैपिटल फॉर्मेशन इन दैट कंट्री। बोलता अगर किसी कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है तो उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ब्रिजेस बना रही है, स्कूल बना रही है, रेलवे लाइंस हैं, अदर सारी कनेक्टिविटी चीज़ें बना रही है, तो उससे क्या होगा? उससे नेसेसरली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कंट्री में। उसके लिए आपको कैपिटल फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, उसका रिजल्ट मिलेगा आपको फ्यूचर में। नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन? किसी भी चीज़ का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वियर और टीयर होने से उसकी वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है, तो उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाती है, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज एनुअल अलाउंस फॉर द वियर एंड टीयर ऑफ कैपिटल गुड ओवर देयर यूजफुल लाइफ। फॉर एग्जाम्पल हम कार लेके आएंगे एक शोरूम से, 1 साल चलाएंगे तो उसके अंदर कुछ वियर एंड टीयर होगा, तो उस कार की अगर वैल्यू 10 लाख थी, अगर हम 1 साल के बाद बेचेंगे तो हमें 10 लाख नहीं मिलेगा, 6-7 लाख ही मिलेगा, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन हो गई होगी कुछ चीज़ों की। नाउ व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? नेट इन्वेस्टमेंट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। आपने जितनी ग्रॉस होता है टोटल, उसमें से अगर आप डेप्रिसिएशन निकाल दोगे यू गेट नेट। नाउ कंजम्पशन वर्सेस इन्वेस्टमेंट। सिंपल चीज़ें। Consumption is spending on goods and services for immediate use, and investment is spending on capital good for future production। इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर में हमें मिलता है। कंजम्पशन फॉर एग्जाम्पल हमने कपड़ों पे, क्लॉथिंग पे, हाउसिंग पे, एंटरटेनमेंट पे, फूड पे खर्चा किया, दैट इज अवर कंजम्पशन।
तो इन्वेस्टमेंट मीन मशीनरी पे, इक्विपमेंट पे, बिल्डिंग पे, इंफ्रा पे, दैट इज़। तो कंजम्पशन क्या होगा, उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म होगा, डिमांड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी पे होगा। तो इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, प्रोडक्टिविटी होगी। यही क्वेश्चन हमें 2013 में पूछा गया। नाउ सेम सा क्वेश्चन फिर से कैपिटल आउटपुट रेशो पे आता है, क्वेश्चन रिपीट होता है। कैपिटल आउटपुट रेशो इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। आपको 1 यूनिट आउटपुट का प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए, दैट इज अवर कैपिटल आउटपुट रेशो। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इन इंडिया हाई कैपिटल रेशो इज अमंग द रीजन फॉर सबड्यूड ग्रोथ रेट। बोलता है इंडिया में ग्रोथ रेट इतना कम क्यों है, क्योंकि हमारी कैपिटल जो रेशो है, आउटपुट रेशो, वो बहुत हाई है। तो इसलिए हमें अगर ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो मीन एफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। तो डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू हाई कैपिटल आउटपुट रेशो। 2018 में एक स्टेटमेंट दी गया था एग्जाम में कि हाई सेविंग इकॉनमी होने के बावजूद भी इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन इतनी नहीं हो पा रही, तो उसका रीज़न क्या है, ड्यू टू हाई कैपिटल आउटपुट रेशो। सेम क्वेश्चन 2-3 बार रिपीटेड हो चुका है। इकॉनमी के क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द रिपीट होते हैं। P/Qs इकॉनमी के इंपॉर्टेंट है और इसी बुकलेट में आपको सारे P/Qs भी कवर किए जाएंगे। नो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। इंक्रीमेंटल अभी हमने पीछे देखा, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो इज एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट नीडेड टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर हमें 1 यूनिट की आउटपुट चाहिए तो उसमें हमें कितनी कैपिटल चाहिए, दैट इज आईकॉर। हाई आईकॉर मीन्स इकॉनमी प्रोडक्शन इज लेस एफिशिएंट। हाई आईकॉर का मीनिंग है कि वहाँ पे इकॉनमी जो होगी हमारी लेस एफिशिएंट होगी। नाउ सर्कुलर फ्लो ऑफ इकॉनमी। अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखें किसी इकॉनमी में, तो क्या होता है, हमारे पास फर्म्स होती हैं एंड हाउस होल्ड्स। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वेजिस। हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड का काम होता है कि आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो फर्म क्या करती है, तो फर्म उनको वेजिस इन रिटर्न में, वेजिस या रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड को। तो गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, गवर्नमेंट का भी एक रोल होता है। गवर्नमेंट भी बीच में अपनी स्पेंडिंग करती है। जब इकॉनमी में कभी इकॉनमी में रिसेशन चल रहा होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेंडिंग बढ़ाती है, स्पेंडिंग इंक्रीज करती है ताकि इकॉनमी चलती रहे। तो दिस इज द रोल ऑफ हाउस होल्ड एंड फर्म एंड गवर्नमेंट इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो फैक्टर ऑफ पेमेंट आपको पता क्या होता है, लैंड होता है। तो हाँ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास क्या, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है। तो ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो फैक्टर ऑफ पेमेंट क्या होंगे, वेजिस होगी, प्रॉफिट होगा, रेंट होगा, इंटरेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल आपको लेबर को क्या मिलेगा, लेबर को वेजिस मिलेगा। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, उसको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, लैंड को उसका रेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन, लेबर को वेजिस मिलेगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा, नेचुरल सोर्सेज पे जो लैंड पे रेंट मिलेगा। नॉट नेशनल अकाउंटिंग इनकम, जीडीपी एंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन। बोलता 2 मेन इंडिकेटर्स यूज इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग आर जीडीपी एंड नेशनल इनकम। अब जीडीपी और नेशनल इनकम को देख लेते हैं। जीडीपी क्या होता है, जीडीपी एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है कि हमारी टेरिटरी में कितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, दैट इज़ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। आपकी कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूस होती हैं उसे जीडीपी कहा जाता है। इट इज़ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, यूजुअली अ ईयर। इट इंक्लूड आउटपुट बाय बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनी ऑपरेटेड विद इन कंट्री। जीडीपी में
हमें सिर्फ प्रोडक्शन देखनी है कि वो हमारे नेशनल कर रहे हैं कि फॉरेनर कर रहे हैं, तो वो हमें उससे लेना देना नहीं। हमारी कंट्री में जो प्रोडक्शन हो रही वो हमारी जीडीपी में होगी, जबकि नेशनल इनकम में ऐसा नहीं होता। नेशनल इनकम रिप्रेजेंट टोटल इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट एंड बिजनेस ऑफ अ कंट्री रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे ऑपरेट। तो नेशनल इनकम में होता है कि उस कंट्री के सिटीजन ने कितनी प्रोडक्शन की है, उसकी टोटल वैल्यूज़, वो चाहे इंडिया में हो चाहे अब्रॉड में हो, वो मैटर नहीं करता। जीडीपी में अपनी कंट्री टेरिटरी मैटर करती है और नेशनल इनकम में अपने सिटीजन मैटर करता है। अनलाइक जीडीपी, नेशनल इनकम exclude the income earned by foreign companies within the country border what include income earned abroad by domestic entity। तो नेशनल इनकम में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेन की फर्म इंडिया में कुछ प्रोड्यूस कर रही है तो उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बट इंडियन फर्म फॉरेन में प्रोड्यूस कर रही है तो उसको हम इंक्लूड करेंगे अपनी नेशनल इनकम में। सेम एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि इंडिया कोई अमेरिकन कंपनी इंडिया में आके कर रही है तो उसको एक्सक्लूड करेंगे, और इंडियन कंपनी अमेरिका में कर रही है उसको इंक्लूड कर लेंगे। नाउ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी, प्रोडक्ट या वैल्यू एडिड मेथड। तो इसमें हम देखेंगे कि हमने कितनी सम ऑफ द वैल्यू एडिड बाय ऑल फर्म इन एन इकॉनमी, सभी फर्म ने मिलकर कितनी वैल्यू इंक्रीज किया, दैट इज वैल्यू एडिड मेथड। नाउ एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड में हम देखेंगे कि टोटल स्पेंडिंग इकॉनमी में कितनी हुई है। अगर हम डिमांड साइड को देखेंगे तो दैट इज अवर एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का फार्मूला होता है जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम मीन एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो इसमें आ जाएगा सी मीन आपकी जो कितना आपने उसमें कंजम्पशन कितना किया, आई मीन इन्वेस्टमेंट कितना किया, जी मीन गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितना, एक्स मीन आपका एक्सपोर्ट, एम मीन इम्पोर्ट। ठीक है, तो उसको माइनस कर लो। नाउ इनकम मेथड में क्या होगा, इनकम मेथड में जीडीपी कैलकुलेट करी जाएगी बाय एडिंग अप ऑल इनकम अर्न बाय रेजिडेंट एंड बिजनेस इंक्लूडिंग वेजेस रेंटेड। अगर हम सभी देख लें कि सभी बिजनेस और रेजिडेंट को के पास कितनी इनकम हुई, तो उसको अगर कैलकुलेट कर ले कि ये ईयर के लिए, तो हमें इनकम मेथड आ जाएगा। नाउ ग्रॉस एंड नेट मेजर, जैसे जीडीपी होता है वैसे एनडीपी होता है। तो ग्रॉस और नेट मेजर क्या होता है, जीडीपी इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विदाउट अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। जब भी हम ग्रॉस की बात करते हैं वहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं होती, जब भी नेट की बात करते हैं तो वहाँ पे ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा, कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होती है, वियर एंड टीयर फ्रॉम जीडीपी। तो हमें क्लियर पता चलता है हमारे पास वैल्यू कितनी। फॉर एग्जाम्पल जीडीपी ऑफ कंट्री इज 1 लाख करोड़ एंड डेप्रिसिएशन इज 10,000 करोड़। तो एनडीपी क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, 90,000 करोड़ आपके पास हो जाएगी। नो प्राइसेस में क्या आता है, फैक्टर कास्ट, बेस प्राइस एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कास्ट क्या होती है कि आपको कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए जब हम फैक्ट्री के अंदर उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे उस पर कितना खर्चा आ रहा है प्रोडक्शन का, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड सब्सिडी। टैक्सेस और सब्सिडीज तब लगेंगी जब वो चीज़ मार्केट में जाएगी। तो इसमें क्या आता है, एक्सक्लूड होता है। रिप्रेजेंट द इनकम रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को क्या इनकम मिली, इट इंक्लूड वेजेस रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। नाउ बेस प्राइस, बेस प्राइस इंक्लूड फैक्टर कास्ट एंड प्रोडक्शन टैक्सेस। उस पर प्रोडक्शन टैक्सेस लगेंगे लाइक प्रॉपर्टी टैक्स ऑन फैक्ट्री माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी सच है गवर्नमेंट असिस्टेंस टू फैक्ट्री ऑपरेशन। प्रोडक्शन टैक्सेस क्या होते हैं कि आप जब आप कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हो तो उस पर आपको जैसे प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ रहा है फैक्ट्री पे, वो एक ही टाइम पे लगता है प्रोडक्शन टैक्सेस। प्रोडक्शन टैक्स हमारा कंप्लीट उस फैक्ट्री के लिए लगेगा, और प्रोडक्ट टैक्सेस होता है कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे कोई अलग टैक्स लगना, दैट इज प्रोडक्ट टैक्स। नो मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस में क्या होता है, इंक्लूड बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस। उसमें वो प्रोडक्ट टैक्सेस भी आ गए। ठीक है, तो पीछे हमने देखा
बेसिक प्राइस में क्या था, फैक्टर कास्ट और उसके ऊपर प्रोडक्शन टैक्स थे। प्रोडक्शन टैक्स थे जो एक हमें उस लैंड पे या फैक्ट्री पे कोई प्रॉपर्टी टैक्स देना। मार्केट प्राइस में क्या होगा, बेसिक प्राइस तो आ गई, उसमें प्रोडक्शन टैक्स फैक्टर कास्ट हो गया, प्रोडक्शन टैक्स इंक्लूड हो गया। अब प्लस उसमें क्या आएगा हमारे पास, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस क्या होगा, इसमें बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस जैसे वैट और सेल टैक्स हो गए माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। अब इसमें जो सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है तो वो हो जाएगा। तो मीन मार्केट प्राइस फाइनल जो कंज्यूमर प्राइस पे करता है दैट इज मार्केट प्राइस। तो फार्मूला क्या बन गया मार्केट प्राइस का, बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। वैसे ही हम जीडीपी को वेरियस प्राइसेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, सिंपल है सारी चीज़ें, ठीक है। नौ इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको पता है, डेप्रिसिएशन पता है, प्रोडक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी, प्रोडक्शन टैक्सेस एंड सब्सिडी। कुछ एक कंसेप्ट देख लेते हैं। व्हाट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, गुड एंड सर्विसेज यूज्ड अप इन दी प्रोडक्शन प्रोसेसेस। जो गुड्स और सर्विसेज प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल हो गए, ठीक है, उनको हम जीडीपी से एक्सक्लूड कर सकते हैं ताकि डबल अकाउंटिंग की प्रॉब्लम ना आए। फॉर एग्जाम्पल फ्लोर यूज्ड बाय बेकरी टू मेक ब्रेड। तो जब हमने बेकरी की ही कॉस्ट निकाल ली है तो अब वहाँ पे हम आटे की कास्ट अलग से नहीं निकालेंगे। जब ब्रेड की कास्ट आएगी तो उसमें आटे की कास्ट ऑलरेडी इंक्लूड होगी। अगर हम 2 बार इंक्लूड करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, तो हमें रियल प्रोडक्शन अपनी पता नहीं चलेगी, रियल वैल्यू पता नहीं चलेगी। नॉट डेप्रिसिएशन क्या है, रिडक्शन इन एसेट वैल्यू ओवर टाइम ड्यू टू यूज़ एंड ऑब्सोलीसेंस। तो अगर हम किसी चीज़ को इस्तेमाल करते रहेंगे तो उसकी वैल्यू घटती जाएगी। तो इसके लिए इसको अगर हम ग्रास में से माइनस करेंगे तो हमें नेट मिल जाएगा। नो प्रोडक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडी। टैक्सेस एंड सब्सिडी अप्लाइड डायरेक्टली टू गुड एंड सर्विसेज। जो गुड और सर्विसेज पे डायरेक्टली अप्लाइड होती है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट टैक्सेस। नो प्रोडक्ट टैक्सेस इंक्रीज मार्केट प्राइस। प्रोडक्ट टैक्सेस से क्या होता है, मार्केट प्राइस इंक्रीज होता है और प्रोडक्ट सब्सिडी उसको नेचुरली रिड्यूस करेगी। व्हाट आर प्रोडक्शन टैक्सेस एंड सब्सिडी, दिस इफेक्ट प्रोड्यूसर कॉस्ट रादर देन कंजम्पशन प्राइस। बोलता है प्रोड्यूसर की कास्ट ही बढ़ा देंगे। अगर कोई लैंड लेता है उसको अगर उस पर बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ रहे हैं तो उसकी पहले प्रोडक्शन करने में ही उसकी कास्ट चली जाएगी काफ़ी सारी, क्योंकि उस पर प्रोडक्शन टैक्सेस पहले ही लग जाएंगे। तो इम्पैक्टिंग द बेसिक प्राइस, बेसिक प्राइस को इम्पैक्ट करेगा बट नॉट डायरेक्टली अल्टरिंग मार्केट प्राइस। बोलता है डायरेक्टली मार्केट प्राइस को इम्पैक्ट नहीं करेगा। प्रोडक्शन टैक्सेस हमेशा बेसिक प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं। नौ जीएनपी, एनएनपी, पर्सनल इनकम, जीएनपी, एनएनपी, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, इन सबको देख लेते हैं। व्हाट इज जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जैसे वहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, जहाँ पे क्या आ गया, नेशनल आ गया। तो बोलता है कि जीएनपी क्या होता है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर हम समझे जो जीडीपी हो रही है हमारी कंट्री की, जीडीपी होती है विद इन टेरिटरी इंडिया के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें जीडीपी क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज इंडिया। अगर ये हमारा इंडिया है तो इंडिया के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है दैट इज जीडीपी। तो इंडिया के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन है वो जीडीपी है। तो इंडिया के बाहर जो प्रोडक्शन हो रही है इंडिया के आउटसाइड वर्ल्ड में, वो बाहर में हो रही है प्रोडक्शन। तो अगर हमें जीएनपी देखनी है तो जीएनपी में हम क्या करेंगे, तो जीडीपी का देखेंगे पहले जो विद इन इंडिया के प्रोडक्शन हो रही है, फिर देखेंगे कि कुछ इंडिया के पर्सनल जो होंगे वो बाहर जाके भी प्रोडक्शन कर रहे होंगे। तो कुछ इंडिया में भी आए होंगे बाहर के लोग, वो इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे होंगे बाहर के लोग। तो इंडियन लोग भी कुछ बाहर गए होंगे, तो उसको क्या करेंगे हम, जो इंडिया के बाहर लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको इंक्लूड करेंगे, और जो इंडिया में हो रही है तो उसको एक्सक्लूड करेंगे। तो जो टोटल आएगा उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर उसको जीडीपी में कैलकुलेट कर लें हम तो हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाता है।
तो जीएनपी किसके बराबर हुआ? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो जो क्लोज्ड इकॉनमी होगी, जैसे एक बार यूपीएससी ने पूछा था, इन अ क्लोज्ड इकॉनमी विच नाइदर एक्सपोर्ट आर इम्पोर्ट, जो ना ही कुछ एक्सपोर्ट करती ना ही इम्पोर्ट करती है, तो वहाँ पे क्या होगा? जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी। नाउ व्हाट इज एनएनपी? नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो एनएनपी क्या होगा? जहाँ पे ग्रॉस की जगह क्या आया? ग्रॉस की जगह हमारे पास नेट आ गया। तो नेट, ग्रॉस से जब भी नेट बनाना हो तो क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन माइनस। तो एनएनपी हो जाएगा जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अगर आप ये चीज़ याद रखोगे तो एग्जाम में आप इजीली कर सकोगे। नाउ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम की डेफिनेशन पूछी जा सकती है एग्जाम में। नेशनल इनकम is the NNP, net national product, evaluated at market price, taking into account indirect taxes and subsidy. It represents the income that acquired to factor of production within the country. बोलता जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं उनसे कितनी इनकम एक्वायर की जा रही है एक कंट्री में, वो हमारी नेशनल इनकम होगी। नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इंडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या है? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कास्ट। पहले हमें एनएनपी मार्केट प्राइस निकालेंगे, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर माइनस कर दें तो वो हमारे पास एनएनपी फैक्टर कास्ट के बराबर आएगी, वही हमारी नेशनल इनकम होती है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आर नेशनल इनकम, बोथ आर दी सेम थिंग। नाउ व्हाट इज पर्सनल इनकम? पर्सनल इनकम इज द इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फ्रॉम नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम में से एक पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है, जो हाउस होल्ड को मिलती है, तो दैट इज इट्स पर्सनल इनकम। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। उसमें से जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो उसमें से माइनस करेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स होगा वो माइनस होगा, नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड वो माइनस होगी, एंड एडिंग ट्रांसफ़र पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड फर्म से जो उसको ट्रांसफ़र पेमेंट मिलेंगी वो उसमें ऐड हो जाएंगी। तो पर्सनल इनकम का फार्मूला क्या बन गया? नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड माइनस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट टू हाउस होल्ड। तो मीन जो आपको इंटरेस्ट देने हैं, जो आपके टैक्सेस कटने हैं, वो नेशनल इनकम में से जहाँ अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट है वो सारी चीज़ें माइनस हो जाएंगी, जो आपको ट्रांसफ़र पेमेंट मिलेंगी वो ऐड कर देंगे, दैट इज़ योर पर्टिकुलर पर्सनल इनकम। अब नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी? डिस्पोजल इनकम होगी जो आप अभी खर्च कर सकते हो। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस प्लस अदर करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर उसको ऐड कर दें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? नेशनल डिस्पोजल इनकम क्या होगी? एनएनपी एट मार्केट प्राइस प्लस अदर करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज योर, ठीक है। नाउ व्हाट इज प्राइवेट इनकम? प्राइवेट इनकम इज द टोटल ऑफ ऑल फैक्टर एंड ट्रांसफ़र इनकम। जितनी फैक्टर और ट्रांसफ़र इनकम है उसको ऐड कर दें, दैट द प्राइवेट सेक्टर रिसीविंग फ्रॉम ऑल सोर्सेज विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। जो उसको विद इन और आउटसाइड मिल रही है, दैट इज प्राइवेट सेक्टर्स इनकम, प्राइवेट इनकम। प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड बोथ हाउस होल्ड एंड कॉरपोरेशन। इसमें हाउस होल्ड और कॉरपोरेशन दोनों आते हैं। प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP acquiring to private sector plus net debt interest plus net factor income from abroad plus current transfer from government plus other net transfer from rest of the world. It is your private income. Now personal disposable income. Personal disposable income is the income available to household after deducting personal tax payment. जो भी आपकी इनकम टैक्स होगा जब उसमें से डिडक्ट हो जाएगा तो जो आपके पास बचेगा दैट इज़ योर पर्सनल, एंड नेट
एंड नॉन टैक्स पेमेंट्स, उसमें से जो भी आपके फाइन्स भी कट गए, तो जो आपके पास नेट चीज़ें आती हैं वो आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होगी। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्स पेमेंट आपने कर दिया, उस पर जो भी टैक्स पेमेंट थी वो भी आपने कर दिया, नॉन टैक्स पेमेंट और टैक्स पेमेंट दोनों कर दिया। उसके बाद जो आपके पास इनकम है दैट इज योर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जो आपकी खर्च कर सकते हैं, फाइनल आपके हाथ में आएगी। नाउ व्हाट इज रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस एन इकोनॉमी एट करंट मार्केट प्राइस। अगर फॉर एग्जांपल इस साल ओनियन और टमाटो के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, 200 पर केजी हो जाते हैं, तो अगर हम इसी रेट पे जीडीपी निकालेंगे तो जिसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है तो वो क्या होगा? हमारी नॉमिनल जीडीपी होगी। नॉमिनल जीडीपी करंट मार्केट प्राइस पे निकाली जाती है। और रियल जीडीपी जो होती है उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है। रियल जीडीपी द मेजर ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट दैट एडजस्ट फॉर चेंजेस इन प्राइस, तो उसमें जो भी प्राइसेस चेंज हो रहा है उसको एडजस्ट किया जाता है। तो रियल जीडीपी एक बेसिक प्राइस पे निकाली जाती है। रियल जीडीपी क्यों करते हैं हम? इट हेल्प इन एलिमिनेट द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंज मेकिंग इट यूजफुल टूल फॉर असेसिंग एक्चुअल चेंजेस। इससे हमें पता चलता है एक्चुअल चेंजेस क्या हो रही हैं। सिंपल है। रियल जीडीपी नॉट जीडीपी डिफ्लेटर का हमें पता होना चाहिए। जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है? जीडीपी डिफ्लेटर एक किस्म का एक इंडेक्स है जो मेजर करता है कि एवरेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज इंक्लूडेड इन जीडीपी ओवर टाइम, तो कितनी एवरेज चेंज हुई है प्राइसेस में, तो वो हमें जीडीपी डिफ्लेटर से मिलेगा। जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला क्या है? पूछा जाता है एग्जाम में। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। हमेशा याद रखना बेस में रियल जीडीपी ही आएगा, उसके ऊपर नॉमिनल होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा। नाउ सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, पीपीआई एंड आईपी, ये देख लेते हैं हम सारी चीज़ें क्या क्या हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई सबको पता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? अब जनरली रोज़ न्यूज़पेपर में आता रहता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई मेजर द चेंजेस इन प्राइस ऑफ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टिपिकली परचेज्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर। बोलता है एक फिक्स्ड बास्केट है। जीडीपी डिफ्लेटर और सीपीआई में यही डिफरेंस है। सीपीआई एक फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड को लेके कैलकुलेशन होती है, तो जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है वो भी एक किस्म का इंडेक्स है, बट उसमें इकोनॉमी में हर एक चीज़ की टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ध्यान में रखा जाता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी डिफ्लेटर एंड कंज्यूमर प्राइस। तो जीडीपी डिफ्लेटर है जो ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल पे किया जाता है, तो कंज्यूमर में स्पेसिफिक बास्केट ऑफ गुड्स ही डील की जाती हैं। फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स आर इंक्लूडेड इन कंज्यूमर प्राइस। इट क्वान्टिफाई द इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस बाय कंज्यूमर। इससे पता चलता है कि भाई कितनी इन्फ्लेशन एक्सपीरियंस करा। सीपीआई इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस फ्रॉम अ बेस ईयर। बेस ईयर से कितनी परसेंटेज चेंज हुआ, तो सीपीआई इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ बास्केट इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ बास्केट बेस मल्टीप्लाई बाय 100। ना टाइप ऑफ सीपीआई कितनी? सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई आईडब्ल्यू, तो ये मेज़र करता है कि इंडस्ट्री मेजर इन्फ्लेशन फॉर इंडस्ट्री वर्कर के लिए। बेस ईयर इसका 16 है। मंथली ये आता है लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इसको रिप्रेजेंट करती है, रिलीज करती है। सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर, तो ये क्या करता है? एग्रीकल्चर में इन्फ्लेशन मेजर करता है। इन 1986 के बेसिस पे मेजर करते हैं, ये भी मंथली आता है, ये भी लेबर ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ही करता है। सीपीआई फॉर रूरल लेबर, तो इन्फ्लेशन रूरल लेबरर के लिए मेजर करता है। बेस ईयर इसका भी 86-87 मंथली आती है भी, तो ये भी लेबर ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट सीपीआई कंबाइंड, ये ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन अर्बन और रूरल दोनों को करता है।
इसका बेस ईयर 2012 है, मंथली होता है। और ये NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी के अंडर आता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नौ कंपोनेंट ऑफ CPI। CPI कंबाइंड के क्या क्या कंपोनेंट होंगे? सबसे इसमें पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है? फूड एंड बेवरेजेस 45.86, हाउसिंग 10%, क्लोथिंग एंड फुटवेयर 6.5%, फ्यूल एंड लाइट 6.8% एंड मिसलिनियस 30%। सबसे हाईएस्ट वेटेज फूड एंड बेवरेजेस की ही है। नौ CPI एंड GDP डिफ्लेटर, इन दोनों में डिफरेंस भी बताया गया है, देख लेते हैं। Here notice CPI may different from GDP because the goods purchased by consumer do not represent all the goods which are produced in country, while GDP deflator take into account all goods and services। जैसे मैंने आपको पहले बताया, GDP डिफ्लेटर सभी गुड्स और सर्विसेज को ध्यान में रखता है। तो बोलता है कि कंज्यूमर तो सभी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं करता, जो कि CPI मेजर करता। तो GDP डिफ्लेटर एक हमें ओवरऑल पिक्चर बताता है, कंज्यूमर वाला सिर्फ कंज्यूमर जिन चीज़ों को कंज्यूम करा उससे रिलेटेड चीज़ें बताता है। तो CPI इंक्लूड प्राइसेस ऑफ कंज्यूम बाय रिप्रेजेंटेड कंज्यूमर, आपको पता चल गया। बोलता है दी वेट्स आर कांस्टेंट इन CPI। CPI में वेट कांस्टेंट अबाउट दे डिफर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन लेवल ऑफ ईच गुड। इन GDP डिफ्लेटर में वो बदलते रहते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स, व्हाट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स? दिस होलसेल प्राइस इंडेक्स ट्रैक चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ गुड एंड सर्विसेज एट होलसेल लेवल पे वो देखेगा कितने प्राइसेस चेंज हो रहे। इट इज यूज्ड टू असेस इन्फ्लेशन इन अर्ली स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अर्ली स्टेज प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या इन्फ्लेशन है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सम कंट्री इट मे बी रेफर्ड एज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इसको प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी कहा जाता है। तो इसके पैरामीटर देख लेते हैं। रिलीज्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इसको रिलीज करता है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। बेस ईयर 2011-12 है। मेन कंपोनेंट में इसके क्या आता है? प्राइमरी आर्टिकल 22%, फ्यूल एंड पावर 13% एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट 64%। इसकी भी फ्रीक्वेंसी रिलीज होने की मंथली है। ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग 64%, देन प्राइमरी आर्टिकल, देन फ्यूल एंड पावर। नो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI क्या होता है? PPI मेजर करता है कि एवरेज चेंजेस ओवर टाइम इन द सेलिंग प्राइस। बोलता है कि एक पर्टिकुलर समय में सेलिंग प्राइस में कितनी चेंजेस हुई है, वो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हमें बताएगा। इन इंडिया WPI एक्ट एज अ प्रॉक्सी फॉर PPI। इंडिया में WPI ही उसकी जगह पे होता है। देन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP भी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बनता है। IIP मेजर द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ओवर ए पीरियड टाइम। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितनी ग्रोथ है उसको मेजर किया जाता है। IIP को याद रखो, आपकी कौन रिलीज करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, जो कि मॉस्पी के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। बेस ईयर 11-12, फ्रीक्वेंसी मंथली। और इसका पर्पस क्या है? मेजर शॉर्ट टर्म इंडस्ट्रियल ग्रोथ ट्रेंड मेजर करता है। कंपोनेंट क्या है इसके भी? मैन्युफैक्चरिंग 77%, इंक्लूड इसमें क्या आ जाता है? इंडस्ट्री फिनिश जो गुड्स प्रोड्यूस करती हैं। माइनिंग 14%, जो भी एक्सट्रैक्टिव कोल और मिनरल्स। इलेक्ट्रिसिटी 7.99%, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी। तो IIP की वेटेज अगर देखें हम, इसमें भी मैन्युफैक्चरिंग की सबसे ज़्यादा है। WPIP में भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की ज़्यादा वेटेज थी। नाउ 8 कोर इंडस्ट्री ऑफ IIP विद देयर वेटेज। इस पे क्वेश्चन UPSC पूछ चुका है 2015 में। सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाली याद रखो। रिफाइनरी प्रोडक्ट 28%, इलेक्ट्रिसिटी 19%, स्टील 17%, कोल 10%, क्रूड ऑयल 8.9%, नेचुरल गैस 6.8%, सीमेंट 5.37% एंड फर्टिलाइज़र 2.63। तो आपको इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जा सकता है। 9 विच आर दी 8 कोर
जो इंडस्ट्रीज हैं उनका आपको पता होना चाहिए, उनके नाम कौन कौन सी है। रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइज़र। उसमें एक नाम ऐसा डाल देगा जो इनमें से नहीं होगा, आपको एलिमिनेट करना होगा। सबसे ज़्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट है 28% एंड फर्टिलाइज़र आर 26%। तो 8 कोर इंडस्ट्री जो होती हैं वो नियर अबाउट 40% होती है हमारी आईआईपी की उसमें वैल्यूज़। नाउ जीडीपी एंड वेलफेयर, आपको पता है क्या जीडीपी वेलफेयर के बारे में बताता है। तो जीडीपी जो होती है वो ओवरऑल बताती है कि एक कंट्री में फाइनल गुड्स और वैल्यू की कितनी वैल्यू है। तो फॉर एग्जांपल अंबानी अडानी के पास बहुत सारा पैसा होगा तो इनइक्वालिटी जो होगी जीडीपी उसको नहीं बताएगा। तो कुछ लोगों के पास जो इनकम एकमुलेटेड है, वेल्थ एकमुलेटेड है, जीडीपी तो टोटल दिखा देगा। जीडीपी ये नहीं दिखाता कि पर पर्सन के पास कितनी इनकम है। तो यही इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो जीडीपी में हमें नहीं दिखती, ठीक है। इसी में वही बोला गया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैन लीड टू डिस्पैरिटी इन वेलबींग, जीडीपी इंक्रीजेज बट गेन्स आर कंसंट्रेटेड इन हैंड ऑफ फ्यू एंटिटीज। तो हमें पता नहीं चलेगा। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, फॉर एग्जांपल जीडीपी में हमारी मदर किचन में काम कर रही है तो वो भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। मैनी वैल्यूएबल एक्टिविटी इन इकॉनमी आर नॉट मोनेटाइज, जीडीपी सिर्फ मोनेटाइज चीज़ों में होती है जिनकी हम मॉनेटरी वैल्यू निकाल सकते हैं, उसी को इंक्लूड होता है। फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वर्क, ठीक है, घर में हमारे लोग जो डोमेस्टिक वाटर एक्सचेंजेस होंगी वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होंगी, ठीक है। तो जीडीपी हम ये नहीं कह सकते कि सब हर एक चीज़ उसमें इंक्लूड है। दिस मिशन कैन रिजल्ट इन अंडर एस्टिमेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो इंडिया में तो हाउस होल्ड वर्क की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हो सकता है फॉरेन में उन चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती हो तो उनकी जीडीपी ज़्यादा दिखती हो। नो एक्सटर्नैलिटीज़, एक्सटर्नैलिटीज़ में हम देखते हैं व्हाट आर द नेगेटिव्स। फॉर एग्जाम्पल जीडीपी करने से जो भी पोल्यूशन हो रहा है उन चीज़ों को भी देखेंगे। क्या जीडीपी वो बताती है जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें से जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या है, क्या वो जीडीपी में आता नहीं आता। जीडीपी डज नॉट कंसीडर एक्सटर्नैलिटीज़ विच आर अनइंटेंडेड साइड इफ़ेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो साइड इफ़ेक्ट होंगे जो वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ फैक्ट्री में कॉन्ट्रीब्यूट टू जीडीपी ग्रोथ बट इट आल्सो पोल्यूट अ नियर बाय रिवर काजिंग हार्म टू लोकल कम्युनिटी। क्या जीडीपी उसके बारे में बताएगी? जी नहीं बताएगी। नाउ अल्टरनेटिव मेथड टू कैलकुलेट इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर को कैलकुलेट करने के अल्टरनेटिव मेथड हमारे पास क्या है? ग्रीन जीडीपी। तो ग्रीन जीडीपी क्या करेगा? ग्रीन जीडीपी में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन फ्रॉम जीडीपी, ठीक है। तो हमने जो भी रिसोर्सेस में प्रोडक्शन में जो भी हमने इन्वायरमेंट को डिग्रेडेशन किया तो उसकी कास्ट हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास ग्रीन जीडीपी आ जाएगा। नौ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक कंपोजिट मेजर है कंट्री का जो उसकी हेल्थ के बारे में, एजुकेशन और इनकम के बारे में बताता है। तो आपको पता है यूएनडीपी एक रिपोर्ट लाता है एचडीआई की। नेशनल ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ग्रॉस जो भूटान की एक अप्रोच है जो हैप्पीनेस मेजर करेगा। तो किस पे? ऑन वेलबींग, कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। तो इसमें ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में जो कंट्री टॉप पे होगी तो मतलब उसके हम पता कर सकते हैं कि इस कंट्री ने एक्चुअल में क्या ग्रोथ की है, ठीक है ना। उसके इकोनॉमिक वेलफेयर का पता चलेगा वहाँ से। जेन्युइन प्रोग्रेसिव इंडिकेटर जीपीआई एक अमेरिकन मैट्रिक है दैट कंसीडर इन्वायरमेंट एंड सोशल फैक्टर, क्राइम, पॉवर्टी एंड कॉस्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, उन चीज़ों को उसमें कैलकुलेट किया जा सकता है। नाउ समरी ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट, जैसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस जब भी निकालेंगे तो उसका फार्मूला क्या होगा? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी मीन कितनी कंजम्पशन है, आई मीन इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, जी मीन गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी, एक्स मीन एक्सपोर्ट, एम माइनस इम्पोर्ट। इसको अगर हम कर लेंगे तो वैसे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगी। तो जब भी हमारे पास जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी होगी तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या कर दोगे आप? माइनस कर दोगे, आपके पास फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। नॉट जीडीपी
नेट NNDP एट मार्केट प्राइस। NNDP क्या होगा, तो GDP एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। NDP एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, तो अगर हमारा फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो मार्केट प्राइस में से नेट प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस करो माइनस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस करो। तो सेम वैसे GNP अगर निकालना हो मार्केट प्राइस में, GNP निकालना हो तो GDP एट मार्केट प्राइस प्लस NFIA ऐड करो। तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना हो, सॉरी GNP एट फैक्टर कॉस्ट, तो GNP मार्केट प्राइस में से नेट प्रोडक्ट टैक्स माइनस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस कर दो माइनस। दीज आर सिंपल थिंग्स। जैसे GB एट फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो बेसिक प्राइस में से नेट प्रोडक्शन टैक्स निकाल दो। मैं अभी आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। हमारे पास जो टोटल टर्म्स आएंगी, एक हमारे पास होगा ग्रॉस, दूसरा होगा हमारे पास नेट। जब भी हमें ग्रॉस से नेट बनाना होगा तो हमें माइनस डेप्रिसिएशन करनी होगी, हमें माइनस डेप्रिसिएशन करना होगा। दूसरा हमारे पास होगा डोमेस्टिक एंड नेशनल नेक्स्ट हमारे पास होगा नेशनल एंड डोमेस्टिक। जब भी नेशनल और डोमेस्टिक हमें देखना हो तो वहाँ पे आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। तो NFIA को हम इसमें एडजस्ट करेंगे जब भी हमें नेशनल में से डोमेस्टिक बनाना तो इसको माइनस कर लो, ठीक है। तो सारी चीज़ें इधर से ही बनेंगी। अब आप देखते जाओ GDP, तो अगर GDP को हमने NDP बनाना हो तो क्या करेंगे, तो GDP में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर हमें GNP निकालना हो तो GNP कैसे निकलेगा, तो देखो ग्रास सेम, PP प्रोडक्ट सेम, तो D से N पे लाना है, ठीक है। मीन डोमेस्टिक में से हमें नेशनल बनाना है, या नेशनल से डोमेस्टिक, तो इसमें क्या आएगा, NFIA को ही प्लस या माइनस करना होगा। तो सेम ऐसे चीज़ें चेंज होती रहेंगी। अभी इसी GNP की जगह हमारा NNP आ जाए, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जो फर्स्ट वाला G होगा वो ग्रास होगा, फर्स्ट वाला N होगा वो नेट होएगा, तो जो सेकंड लेवल पे N आएगा वो नेशनल होएगा, लास्ट वाला P आपको पता ही प्रोडक्ट है। तो अब GNP से NNP आना हो तो क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस NN सेम PP सेम। अब इस G में से N आना हो तो ग्रास में से नेट आना है, तो डेप्रिसिएशन को माइनस करो। तो GNP में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हम NNP पे आ जाएंगे। तो GDP से GNP में जाना हो तो उसमें NFIA को एडजस्ट करो, तो GDP से NFI हमें GNP का पता चल जाएगा। इन्हीं चीज़ों का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, आप एग्ज़ाम में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप क्या कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो अपने फ्रेंड के साथ। हम नेक्स्ट पार्ट में अब नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे मनी एंड बैंकिंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सभी कंसेप्ट देखेंगे। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें प्लीज़ इस चैनल को। आपको कंप्लीट स्टैटिक सिलेबस और करंट अफेयर इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। थैंक यू।